हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल पढ़ाकू कीड़े। आई वेलकम यू ऑल टू दिस प्लेटफॉर्म। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल फर्स्ट और प्रेस द बेल आइकन ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं विज्ञान की शिक्षण विधियाँ जो आपके रीट एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करेगी। ऑल्सो ये जो वीडियोस हैं यानी ये जो कंटेंट है ये काफ़ी स्वीट कंटेंट है, यानी कि इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि ये टू द पॉइंट और अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने वाले कंसेप्ट्स होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज वैज्ञानिक विधि। इससे पहले हम प्रोजेक्ट विधि डिस्कस कर चुके हैं, वो प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगी। आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए। आज की वीडियो शुरू करते हैं वैज्ञानिक विधि यानी कि साइंटिफिक मेथड में। ऑल्सो हम इन वीडियोस में बायलिंगुअल लैंग्वेज में डिस्कस करते हैं, यानी कि अगर आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो आपको अवश्य समझ में आएगा और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको भी इससे बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं वैज्ञानिक विधि साइंटिफिक मेथड। ये एक ऐसा मेथड है जो बहुत इफ़ेक्टिव है साइंस पढ़ाने के लिए, क्योंकि इसका नाम ही ऐसा है वैज्ञानिक विधि। साइंस का मेन उद्देश्य क्या होता है? बच्चों में एक वैज्ञानिक जागृत करना, क्योंकि हर एक बच्चा जन्मजात से ही क्या होता है, क्यूरियस होता है, जानने की इच्छा रखता है, यानी कि अपने आप में एक वैज्ञानिक लिए बैठा होता है। ज़रूरत है एजुकेशन सिस्टम की, शिक्षा प्रणाली की, कि वो उस वैज्ञानिक को सही दिशा दे और नई नई चीज़ें बच्चों से इन्वेंट कराए। तो देखते हैं इसका पहला पॉइंट। किसी भी समस्या का निराकरण करने के लिए विज्ञान के अनुरूप एक कर्मबद्ध प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है जिसे वैज्ञानिक विधि कहते हैं। बिल्कुल सही। विज्ञान क्या सिखाता है हमें? चीज़ों को कर्मबद्ध तरीके से पढ़ना, और ये ऐसी ही विधि है जिसमें हम चीज़ों को कर्मबद्ध यानी कि सीरियल वाइज पढ़ते हैं। 1 2 3 4 इस तरीके से कर्मबद्ध चीज़ों को हम पढ़ते हैं या कर्मबद्ध प्रक्रियाओं को हम पढ़ते हैं। इसका मैं उदाहरण आपको देना चाहूँगी। जब बारिश होती है तो उसके लिए हम बच्चे को क्या करते हैं, डायरेक्ट नहीं बताते कि बारिश हो रही है, उसके पीछे का लॉजिक सिखाते हैं। और वो लॉजिक किस तरीके से सिखाएंगे? हम बच्चे को बताएंगे कि बेटा ये तालाब होता है, आप इसमें क्या है आपका पानी H2O। यहाँ से जब आपका सूरज निकला तो सूर्य के प्रकाश से क्या हुआ, उसकी गर्मी से, ऊष्मा से क्या हुआ, ये पानी भाप में बदल गया। भाप में बदला, ऊपर जाकर बादल बने। बादलों में जब ये भाप यानी कि ये पानी ज़्यादा समय तक नहीं रुक पाया, भारी हो गया, तो क्या हुआ, बरसात के रूप में नीचे आ गया। और इस तरीके से हमें बारिश देखने को मिलती है। तो हमने क्या किया, बच्चों को एक कर्मबद्ध प्रक्रिया से समझाने का प्रयास किया, और इसी मेथड को हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं जो चीज़ों को कर्मबद्ध तरीके से, प्रक्रिया से समझाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैकग्यूनन के अनुसार, ये हमारे मनोवैज्ञानिक रहे हैं, बहुत बार हमसे प्रश्न पूछ लिया जाता है एक स्टेटमेंट देके कि ये स्टेटमेंट कौन से वैज्ञानिक ने दी, मनोवैज्ञानिक ने दी। तो ये इनकी स्टेटमेंट इस तरीके से है, वैज्ञानिक विधि ऐसी कर्मबद्ध प्रक्रिया है जिसका उपयोग सभी वैज्ञानिक एवं विद्वानों के द्वारा अपनी समस्या का हल खोजने के लिए किया जाता है। यानी कि इस विधि का प्रयोग न केवल वैज्ञानिक बल्कि अनेकों विद्वानों द्वारा किया जाता है। और वो किस लिए इसका प्रयोग करते हैं? अपनी समस्याओं का हल खोजने के लिए। यानी कि ये एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग न केवल हम विज्ञान पढ़ाते वक्त करेंगे बल्कि अपने दैनिक जीवन में जितनी भी हमारे पास समस्याएं आती हैं उनका हल भी एक कर्मबद्ध प्रक्रिया के साथ करना। यानी कि इसकी एक एप्लीकेशन हमें बता दी सीधी सीधी रोज़मर्रा के जीवन में मैकग्यूएन साइंटिस्ट ने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉन डीवी के अनुसार वैज्ञानिक विधि औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य है जो छात्रों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति के विकास को दर्शाती है। तो चलिए इस डेफिनेशन को समझते हैं। यानी कि वैज्ञानिक विधि औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य है। अब आप समझ गए होंगे औपचारिक शिक्षा क्या होती है, राइट?
आप में से बहुत से बच्चों को मालूम होगा औपचारिक शिक्षा मतलब कि फॉर्मल एजुकेशन, वो शिक्षा जिसे ग्रहण करने के लिए बच्चा स्कूल जाता है। अन्यथा शिक्षा तो उसे कहीं से भी मिल सकती है, स्कूल जाने से पहले भी वो शिक्षा ग्रहण करता है, लेकिन औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन, जिसकी उसे आगे चलकर सर्टिफिकेट मिलेगी या जिसके बेस पर उसको एक नौकरी मिलेगी, वो क्या होती है? औपचारिक शिक्षा। सो वैज्ञानिक विधि औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य है। फॉर्मल एजुकेशन का एक उद्देश्य क्या है? वैज्ञानिक विधि, यानी कि इस विधि के द्वारा पूरा ही कंटेंट, पूरा ही सिलेबस बच्चों को पढ़ाया जाए। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से बच्चों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास होगा, यानी कि बच्चे अपने आप में मिनी साइंटिस्ट के रूप में कार्य करेंगे, यानी कि उनके सोचने की क्षमता, उनके काम करने की क्षमता, वो जो भी एक्शंस लेंगे या जिस भी तरीके से वो चीज़ों को समझेंगे, एनालाइज करेंगे, वो एक साइंटिस्ट की दृष्टिकोण से ही करेंगे, यानी कि एक वैज्ञानिक जिस तरीके से चीज़ों को देखता है, परखता है, आंकता है और फिर एक्शन लेता है, उसी तरीके से बच्चे भी कार्य करना शुरू करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक विधि का मुख्य उद्देश्य छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को उत्पन्न करना है। ये आपको समझ आ गया होगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कि बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उत्पन्न हो। जिस तरीके से एक वैज्ञानिक इस दुनिया को देखता है, उसी नज़रिए से बच्चा भी इस दुनिया को देखना शुरू करे, ताकि हमें भविष्य में आगे जाकर नई नई खोज देखने को मिले, जिससे बालक अपनी बुद्धि एवं विवेक के अनुसार स्वयं अपनी समस्या का समाधान खोजने में सक्षम होते हैं। वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं? ऐसी चीज़ों को ढूंढते हैं जो आज तक दुनिया में बनी नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं रहस्यमयी हैं या छिपी हुई हैं, जो आज तक दुनिया के सामने है ही नहीं। तो इस तरीके का अप्रोच अगर बच्चे में आएगा तो बच्चा क्या करेगा? अपनी समस्याओं का हल स्वयं ढूंढने लगेगा, इधर उधर हाथ पांव मारेगा, चीज़ों को देखेगा, चार जगह सर्च करेगा, कभी गूगल पे देखेगा, कभी यूट्यूब से पढ़ेगा, कभी अपने अध्यापकों से पूछेगा, लेकिन खोज वो स्वयं करता रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इस विधि का प्रयोग अन्य विधियों के साथ करने से शिक्षण को अधिक रुचिकर एवं सुगम बनाया जा सकता है। अब सबसे अहम बात, वैज्ञानिक विधि को अकेले हम यूज़ नहीं करते, प्रयोग में नहीं लाते, बल्कि इसका प्रयोग दूसरी विधियों के साथ किया जाता है और ऐसा करने से हमारा शिक्षण रुचिकर एवं सुगम बनता है, यानी कि बच्चा सीखने के लिए तत्पर होता है। अगर बच्चे का इंटरेस्ट है, उसकी रुचि है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, इसी तरीके से बच्चा क्या करेगा? सुगम तरीके से चीज़ों को पढ़ने में अपनी रुचि दिखाएगा। अब देखते हैं वैज्ञानिक विधि के चरण, यानी कि स्टेप्स क्या है साइंटिफिक मेथड के। अभी तक हमने जो थ्योरी समझी है उस हिसाब से आप खुद भी इस चीज़ों को, अगर प्रश्न आता है एग्ज़ाम में तो आप टिक कर सकते हैं। कैसे? देखिए, सबसे पहले आता है समस्या कथन। समस्या कथन अगर हम बोलते हैं तो यानी कि बच्चे के सामने कोई समस्या दी जाएगी, सबसे पहले उसे समस्या ही तो मिलेगी जो उसे सोचने पे मजबूर करेगी या जो उसे इधर उधर चीज़ें खोजने पे मजबूर करेगी और फिर एक निष्कर्ष पे निकालेगी। तो सबसे पहले है हमारे पास समस्या कथन। उसके बाद हमारे पास आता है आवश्यक आंकड़ों का एकत्रीकरण। बच्चे को समस्या तो मिल गई, अब वो क्या करेगा? जो पहले से आंकड़े बने हुए हैं उन सभी आंकड़ों को इकट्ठा करेगा कि पहले से उस फील्ड में जिस पे वो अभी चीज़ें खोजने जा रहा है, पहले से क्या क्या नॉलेज इकट्ठी की हुई है, यानी कि एकत्रित की हुई है। सो पहले से बने हुए आंकड़ों का एकत्रीकरण करेगा। फिर क्या करेगा? कल्पित समाधान का निर्माण। अब उस समस्या के समाधानों पर पहुंचना शुरू करेगा। हो सकता है इस समस्या का समाधान नंबर 1 से हो, या हो सकता है नंबर 2 से हो, या हो सकता है नंबर 3 से हो। इस तरीके से अपनी एक लिस्ट बना लेगा। अब क्या करेगा? वो स्वयं के ही बनाए हुए इन समस्या समाधानों का निरीक्षण करेगा कि अच्छा ठीक है, अगर मैंने इस ए वाली स्टेटमेंट को सही समझा तो इससे क्या क्या
रिजल्ट हमें देखने को मिल सकते हैं, यानी कि उसी का गहराई में जाके निरीक्षण करना। ऐसे ही हर एक बिंदु की गहराई में जाके निरीक्षण करेगा। फिर क्या करेगा? कल्पित समाधान में उचित संशोधन। अब जब किसी भी एक समस्या के समाधान का वो निरीक्षण करता है तो उसके अंदर जाहिर सी बात है संशोधन भी होगा, यानी कि कुछ ना कुछ बदलाव भी करने पड़ेंगे। ये ठीक वैसे ही है जैसे हमने कोई पत्र लिखा या फिर साइंस में कोई भी हमने किसी टॉपिक को एक्सप्लेन किया, हमने उसको लिख दिया लाइन बाय लाइन, लेकिन अब क्या होगा, हम उसको दोबारा पढ़ेंगे तो हमें ध्यान में आएगा, अच्छा यहाँ अगर इस शब्द को यूज़ ना करके, प्रयोग ना करके दूसरे शब्द डाल दें तो ज़्यादा उचित लगेगा, यानी कि संशोधन प्रक्रिया करेगा। अब उसके बाद कल्पित समाधान का निष्कर्ष निकालना और उसके बाद कल्पित समाधान को प्रमाणित एवं सत्यापित करना। फाइनली क्या करेगा? उसने जो भी समाधान दिया है उसका प्रमाण देगा और उसको सत्य साबित कर देगा। इसी तरीके से क्या करते हैं हमारे वैज्ञानिक करते हैं। ये सारे जो भी हमने अभी स्टेप्स पढ़े हैं, जो भी हमने ये चरण पढ़े हैं, ये बिल्कुल उसी तरीके से कार्य करते हैं जिस तरीके से वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला में कार्य करते हैं, अगर आप इसको गहराई से समझ पाए हो तो। और उसी का एक मिनी रूप, छोटा रूप हम क्या कर रहे हैं, बच्चे में डालने की कोशिश कर रहे हैं, वही प्रयास कर रहे हैं। तो इसी तरीके से ये साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक विधि हमारी काम करती है। अब देखते हैं इस विधि का महत्व क्या है। तो सबसे पहले आते हैं, वैज्ञानिक विधि विज्ञान के शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य पर आधारित है। और वो प्रमुख उद्देश्य क्या है? बच्चे में एक तरीके से विज्ञान के प्रति जागरूकता पैदा करना, रुचि पैदा करना और कहीं ना कहीं भविष्य के वैज्ञानिकों का निर्माण करना। यह आगमन विधि की तरह छात्रों में भ्रम एवं मेहनत की प्रवृत्ति का विकास कर छात्रों में स्वयं समस्या समाधान के योग्य बनाती है। अब यहाँ पे आप वर्ड्स देख रहे होंगे, ये शब्द आपको शायद सता रहे होंगे, भ्रम एवं मेहनत, जैसे कि आगमन विधि में होता है। आगमन विधि में क्या होगा, पहले हमें उदाहरण दिए जाते हैं। अब उदाहरण दे दिए और फिर उन उदाहरणों के बेसिस पर हमें क्या दे दिया जाता है, एक जनरल स्टेटमेंट दे दी जाती है, यानी कि नियम बता दिया जाता है। यानी कि उदाहरण से नियम की ओर आगमन विधि चलती है। तो इसमें हमें क्या होगा, भ्रम होने लगता है और फिर उस भ्रम को दूर करने के लिए हम, यानी कि बच्चा मेहनत करना शुरू करता है। ये किस तरीके से होता है, मान लीजिए अगर हमने बच्चे को टॉपिक पढ़ाया प्रेशर के बारे में, अगर हमने बच्चे को टॉपिक पढ़ाया है प्रेशर के बारे में, तो हमने क्या किया, बच्चे को बहुत सारे उदाहरण दे दिए। जैसे कि एक बंद कमरा था जिसके अंदर केवल एक दरवाज़ा और कोई खिड़की नहीं, उसके ऊपर छत डली हुई है जो टीन से बनी है। अब वो टीन की छत जब बहुत तेज़ हवा चलती है, आंधी चलती है, और इस दरवाज़े को यदि खोल दिया जाए हल्का सा, तो क्या होगा, थोड़ी देर में हम देखेंगे ये उड़ जाएगी, यानी कि दूर जाके गिर जाएगी। ऐसा क्यों हुआ, हमने ये एक उदाहरण दिया बच्चे को। ऐसे ही हमने क्या किया, दूसरे उदाहरण दिए कि एक गुब्बारा हमने भर दिया और उसको हमने दोनों तरफ से, यानी कि हर दिशा से उस पर क्या किया, बाहर से बल लगाना शुरू किया, यानी कि कहीं ना कहीं उसको प्रेशराइज़ करना शुरू कर दिया। अब ऐसा करने से क्या होगा, एक लिमिट पे जाने के बाद हमारा गुब्बारा क्या होगा, फूट जाएगा। इन तमाम उदाहरणों के बाद हम बच्चे को समझाते हैं कंसेप्ट प्रेशर का, तो बच्चा इस चीज़ को समझता है। शुरू में भ्रम में रहेगा कि मैं समझने क्या वाला हूँ, लेकिन जैसे जैसे वो जनरल स्टेटमेंट, जनरल रूल की तरफ जाएगा तो वो निष्कर्ष निकालना भी शुरू कर देगा। अब इसी में ये टॉपिक पढ़ने के बाद बच्चे में घर जाने के बाद दूसरे एग्जाम्पल को देखेगा वो, यानी कि अपने घर पे और भी बहुत सारी चीज़ें देखेगा और फिर सोचेगा कि ये जो एग्जाम्पल है, क्या ये जो दरवाज़ा अभी बंद हुआ, जो इस तरीके से यहाँ जॉइंट पे है और यहाँ इसकी खोलने का पॉइंट है, तो ये जो दरवाज़ा खुलता बंद करता है कभी कभी तेज़ हवा आने के कारण, क्या ये भी प्रेशर के कारण है? अब वो क्या करेगा, भ्रम में आ गया।
अब वो थोड़ी सी जांच पड़ताल करेगा, मेहनत करेगा इस चीज़ पे। हो सकता है किताब उठाकर देखे, हो सकता है किताब उठाकर देखे, या फिर घर पे अगर कोई पढ़ा लिखा है तो उससे डिस्कस करे, या फिर अगले दिन कक्षा में जाकर अपने सहपाठियों से संपर्क करे, और हो सकता है अपने टीचर से, अध्यापक से ही क्लियर कर ले। यानी कि बच्चे में भ्रम पैदा हुआ, जिसके बेसिस पे उसने काफ़ी मेहनत की और चीज़ों का, समस्याओं का समाधान करने के योग्य बन गया। तो अब देखते हैं वैज्ञानिक विधि के गुण। सबसे पहला गुण जो वैज्ञानिक विधि का हमें देखने को मिलता है वो है वस्तुनिष्ठ, यानी कि पूर्णतया निष्पक्ष एवं पूर्वाग्रह मुक्त अध्ययन। वस्तुनिष्ठ, अगर इसको इंग्लिश में पढ़ें तो बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, यानी कि एक ऐसा सवाल जिसके अगर 4 ऑप्शन हैं तो बहुत क्लियर होगा कि उसका आंसर एक ही ऑप्शन आए, यानी कि उसका जवाब चाहे आप दें, चाहे मैं दूं, या कोई दूसरा व्यक्ति दे, लेकिन उसका सही जवाब हमेशा एक ही प्रश्न होगा, उसमें कोई दो राहें नहीं होंगी। यानी कि वैज्ञानिक विधि के गुण, वैज्ञानिक विधि वस्तुनिष्ठ है, चाहे आप इस पर कार्य करें, चाहे कोई दूसरा व्यक्ति इस पर कार्य करे, ये वस्तुनिष्ठ ही रहेगी। इसके साथ साथ अध्ययन में निश्चितता का गुण, जो भी सामग्री पढ़ाई या पढ़ी जाती है इस विधि के द्वारा, उसमें निश्चितता होती है, यानी कि एक स्टेबिलिटी होती है, चीज़ें इधर उधर घूमती नहीं रहती, जो फिक्स्ड है वो फिक्स्ड होता है। अगर न्यूटन ने 3 कानून, 3 लॉ दे दिए और पूरा वर्ल्ड उसको मानता है, सब विश्व के लोग उसको मानते हैं, विश्व व्यापक कानून अगर न्यूटन ने दे दिए तो वो पूरे विश्व में सेम तरीके से, एक ही तरीके से माने जाएंगे। अगला देखते हैं पूर्णतया प्रामाणिक एवं सत्यापित ज्ञान का प्रेषण। अब जैसे कि न्यूटन का ही एग्जाम्पल लिया हमने, न्यूटन ने कैसा ज्ञान दिया पूरे संसार को? पूर्णतः प्रमाणित। उसने उस ज्ञान को क्या किया? प्रमाणित कर दिया और सत्य स्थापित कर दिया। तो इस तरीके का ज्ञान ही बच्चे को कक्षा में दिया जाता है। उसके बाद छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। बिल्कुल, यदि छात्र पूरा दिन कक्षा में यही पढ़ता है, अलग अलग वैज्ञानिकों ने किस तरीके से चीज़ों को खोजा, किस तरीके से उन्होंने कार्य किया, उनके दिए हुए रूल्स, कानूनों पर किस तरीके की एप्लीकेशंस हैं, कैसे हम उनको दैनिक जीवन में उतार सकते हैं, यदि बच्चा पूरे दिन यही पढ़ता है तो बच्चे का दृष्टिकोण भी वैज्ञानिक बन जाता है, अर्थात बच्चा भी उसी तरीके से सोचने तथा कार्य करने लगता है जिस तरीके से एक वैज्ञानिक करता है। अगला देखते हैं परिणाम तथा निष्कर्षों में सामान्यीकरण की विशेषता। और जो भी परिणाम और निष्कर्ष पे हम पहुंचते हैं उसमें क्या होता है? सामान्यीकरण होता है, यानी कि एक जनरल रूल की तरफ हम जाते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आगमन विधि हमारा कार्य करती है। क्या करेंगे? रूल पर हम बाद में जाएंगे, पहले हम एग्जाम्पल, उदाहरण समझेंगे, यानी कि सामान्यकरण की विशेषता होती है जो कि बाद में हमें देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ स्थायी ज्ञान का प्रेषण, अर्थात इस विधि से जो भी बच्चा ज्ञान अर्जित करता है वो क्या होता है? स्थायी होता है। बच्चों की विषय के प्रति रुचि जागृत होती है। बिल्कुल सही, अभी तक हम यही तो पढ़ते आ रहे हैं। इस विधि में क्या होगा? बच्चा एक तरीके से सक्रिय होगा, यानी कि ये जो लर्निंग है ये क्या होगी? चाइल्ड सेंटर्ड। बच्चा इसमें मुख्य भूमिका निभाएगा, और जिस भी विधि में बच्चा मुख्य भूमिका में होता है वो विधि बच्चे के लिए रुचिकर बन ही जाती है, क्योंकि बच्चा उसमें क्या करेगा? एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, सक्रिय होकर भागीदारी देगा। इसी तरीके से बच्चा क्या होगा? उसमें रुचि पैदा कर लेगा। अब देखते हैं विभिन्न कौशल एवं छात्रों की योग्यता का विकास। विभिन्न कौशल हमारे कितने हैं? 4, मेनली 4, LSRW, जिसको सुबोपल्ली भी बोल दिया जाता है, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना। मुख्यतः ये 4 भाषाई कौशल हमें देखने को मिलते हैं। इस सब चीज़ों से हमें क्या होगा, यानी कि वैज्ञानिक विधि से क्या होगा? इन सभी 4 कौशलों का
सही तरीके से विकास होगा एवं छात्रों की योग्यता का भी विकास होगा। छात्र ने जब किसी एक सिद्धांत को अच्छे से समझ लिया, उस पे कार्य कर लिया, उसको अच्छे से सुना है, उसको समझा है, फिर हो सकता है उसने कक्षा के सामने उसे एक्सप्लेन किया हो, यानी बोल के समझाया हो। उससे पहले उसने उसे 4 तरीके की अलग अलग किताबों से पढ़ा भी होगा, तथा यदि उसका रिटन एग्ज़ाम है तो उसी प्रिंसिपल को, उसी सिद्धांत को वो क्या करेगा, लिख के भी सही तरीके से व्यक्त करेगा। तो इसमें हमें छात्रों की योग्यता का विकास देखने को मिलता है। उसके बाद कोई भी विधि हो, उसके कुछ ना कुछ दोष तो रह ही जाते हैं। तो आइए देखते हैं वैज्ञानिक विधि के दोष क्या क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास वैज्ञानिक विधि का जो दोष आता है वो ये है कि सभी परिस्थितियों में इस विधि के द्वारा अध्यापन कराना संभव नहीं। बिल्कुल सही। हर एक स्थिति को हम बच्चे से करवा के नहीं दिखा सकते, और ये बिल्कुल सही भी है। जैसे कि हमें यदि पढ़ाना है कक्षा में प्लैनेट्स के बारे में, यानी कि ग्रहों के बारे में, ये हमने सूर्य, उसका मॉडल दिखा दिया, या फिर हमने बच्चे को कॉपी पेन पे एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन हम बच्चे को क्या करेंगे, बाहर गैलेक्सी में ले जाकर सूर्य तो नहीं दिखा के लाएंगे। तो इसका मतलब कि सभी परिस्थितियों में इस विधि के द्वारा अध्यापन कराना संभव नहीं होता, या बच्चे को सही में साइंटिस्ट हम कक्षा में सही रूप में तो नहीं बना पाएंगे एटलीस्ट। तो देखते हैं आगे। प्रत्येक बालक के बोध ज्ञान के स्तर का पता लगाना असंभव सा हो जाता है, यानी कि हर एक बच्चे का ज्ञान कहाँ तक पहुँचा, इसका एग्जैक्टली मालूम लगाना असंभव प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चा क्या करेगा, वैज्ञानिक विधि के द्वारा सीखेगा, अर्थात हो सकता है वो बहुत सारी सिचुएशंस में, बहुत सारी जगह पर मौन रह जाए तथा दूसरे बच्चे उसका उत्तर या जवाब दे दें। हो सकता है दूसरे बच्चे उससे अधिक समझ रहे हों, या हो सकता है किसी कारणवश एक बच्चे को कम समझ आ रहा हो। तो प्रत्येक बालक को यहाँ आंकना, उसके ज्ञान के स्तर को आंकना यहाँ पे असंभव हो जाता है। यहाँ पे इस विधि में अधिक समय भी लगता है। अधिक समय इसीलिए लगता है क्योंकि ये क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, यानी कि बच्चे पर केंद्रित, यानी कि जो सीखता है वो इसमें एक्टिव रहता है। इसी वजह से ये विधि क्या है, अधिक समय लेती है। प्रशिक्षण हेतु गहन अध्ययन की आवश्यकता। यदि किसी अध्यापक को वैज्ञानिक विधि के द्वारा पढ़ाना है तो उसके लिए उसे पहले से तैयार होकर आना बहुत आवश्यक है, यानी कि प्रशिक्षण कराने के लिए गहन अध्ययन करना पड़ता है, अध्यापक को भी अर्थात सीखने वाले बच्चों को भी। सीमित समय में पाठ्यक्रम को पूर्ण करना संभव नहीं। अब ऐसा करना संभव क्यों नहीं? क्योंकि इस विधि को यदि बिल्कुल हर एक टॉपिक को अगर हम वैज्ञानिक विधि से पढ़ने लगे तो हमें साल भर नहीं, उससे काफ़ी ज़्यादा समय चाहिए होगा एक किताब को या एक कक्षा को पूर्ण करने में, या एक कक्षा के सिलेबस को कवर करने में। तो क्या है कि अगर हर एक टॉपिक को वैज्ञानिक विधि से पढ़ाने लगे तो हमारे पास समय का अभाव होगा। आई होप आज की एक्सप्लेनेशन आपको समझ आई होगी, आपको एग्जाम्पल्स अच्छे से रिलेट करने आ गए होंगे। देखिए, विधियाँ जो हैं अगर हम उन्हें समझ के चलेंगे, यानी कि अंडरस्टैंडिंग के साथ हम उनके साथ आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से हम प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। क्योंकि जो प्रश्नों के उत्तर हमारे पास पेपर में देखने को मिलेंगे वो 4 होंगे, और चारों ही हमें हो सकता है सही लगे। तो हमें क्या करना है, यदि हमारे पास उस सब्जेक्ट से लेके अंडरस्टैंडिंग है, हमारे पास एक अंडरस्टैंडिंग है यदि, यानी कि एक समझ है उस टॉपिक की, तो हम वहाँ पे अपने आप को एक 30 बच्चों की कक्षा के अध्यापक के रूप में देखेंगे, यानी उस सिचुएशन में डाल पाएंगे और उस प्रश्न का सही उत्तर बता पाएंगे। तो यही कुछ तरीका है इन प्रश्नों को हल करने का, कि आपको थ्योरी अच्छे से आती हो तथा आपने अच्छे से समझी हों चीज़ें। इसी के साथ साथ ये वीडियो आज मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगी। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। ऑल्सो आपको इस वीडियो की PDF
पढ़ाकू चैनल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूँगी। ऑल्सो अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और अपनी तैयारी में लगे रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।